चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितना भी केस स्टडी होगा उसके बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आते जाएगा, वो भी हम बीच में बताते जाते जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है। 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए स्कूल आपको नामांकित करता है। ठीक है, तो केस स्टडी में होता क्या है कि आपके पास कुछ क्वेश्चन जो है नीचे दिए रहते हैं, और इससे रिलेटेड आपको जनरल लाइफ का कुछ ना कुछ पूरा जोड़ के बताया गया रहता है, और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। मतलब इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन का रिलेशन एक दूसरे से होगा। मतलब अगर एक सही होगा दूसरा उसी के बेस पर सही होगा, और एक गलत हुआ दूसरा उसके बेस पर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि खंड ए और खंड बी, मतलब दो सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, और दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट है। एक में 32 छात्र है और एक में जो है आपका 36 छात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी आया हम लोगों के पास, ये दो जानकारी आया कि सेक्शन ए है उसमें जो है 32 स्टूडेंट है, और जो सेक्शन बी है उसमें 36 स्टूडेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है। कक्षा पुस्तकालय के लिए आप न्यूनतम कितनी पुस्तकें प्राप्त करेंगे कि उन्हें सेक्शन ए या सेक्शन बी, यहाँ पर बी होगा, बी के छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश में था, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, तो गूगल ट्रांसलेट के कारण थोड़ा बहुत हिंदी इसका जो है ना इधर उधर हो सकता है। तो आपको बताना है सेक्शन ए या सेक्शन बी में आप कितने न्यूनतम पुस्तक देंगे। क्या करना होगा इसके लिए जिससे दोनों क्लास में हो जाए। दोनों का एलसीएम ले लेंगे सर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चांस होता है कि जहां पर आपको हाँ न्यूनतम दिखे वहां पर हम लोग जो है निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तो उसके लिए एलसीएम निकालने का कई तरीका है। हम लोग जो है सबसे आसान वाला जो होगा वो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, और उसी तरह से 36 का करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, इसको करने के लिए आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली भी आप जैसे हम यहाँ किए हैं इसको हम लिखे, हम इसको कैसे तोड़े, तो 36 को पहले हम तोड़ दिए 9 × 4 में, फिर 9 को लिख दिए 3 × 3, और 4 को लिख दिए 4 × 4, सॉरी 2 × 2। ठीक है, इस तरह से लिखें। जिसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो अपना बंद कर लीजिए माइक। अब यहाँ पर एलसीएम जब निकालना होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो भी नंबर आया हुआ है उसका मैक्सिमम पावर कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 4 5 5 5 5 है इसमें, और 3 कितना है? 2 2। 9 तो 9 एलसीएम निकालना है अगर, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3, है ना। 2 का 5 लिए हैं मैक्सिमम वाला, और 3 का मैक्सिमम 2 था तो ये लिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, यहाँ से आता है 132 ही है, और 32 × 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 288 आ जाएगा आई थिंक। 32 नमा 288 आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग भी करते जाइएगा, सही रहेगा। अगला
यदि दो धनात्मक इसका आंसर 4 निकल रहा है। 4 आएगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम, तो हम लोग जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल जो होता है ना, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, तो या तो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, और चूंकि ये एमसीक्यू है तो ऊपर हम लोग ब्रेक किए हुए हैं, इस मेथड से आराम से एलसीएम भी निकल जाएगा। तो जैसे एलसीएम के लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी नंबर आया हुआ है उसका जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो लेते हैं, या जितना मैक्सिमम बार आया हुआ हो। लेकिन एलसीएम में देखते हैं जो दोनों में आया हो और कॉमन भी हो। तो दोनों भी हो और कॉमन भी हो तो आपको दिखेगा, देखिए 1 2 ये दोनों में है, फिर ये भी 2 दोनों में है। अब कोई हिस्सा नहीं है तो इसका हो जाएगा एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 2 × 2 4, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है 36 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, ऊपर देखिए लिखा हुआ है ना, यही है। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। तो आपके ऑप्शन में इस तरह से लिखा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 7 डैश है, तो 7 कैसा संख्या है? हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, इसको हम पूरा क्वेश्चन लिख कर दें, ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। ठीक है, इसके बारे में बताना था कि ये क्या संख्या है, किस तरह की संख्या होगा ये? अभाज्य। अभाज्य, पक्का? यस सर। देखिए, जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको क्या देखना है, कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखेगा दोनों में, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? 15। 15 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। यस। यहाँ से यहाँ तक में और इसमें 15 दोनों में कॉमन है, तो 15 ले लेंगे कॉमन। इसमें बच जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और इसमें बचेगा +1। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, समग्र, इसको आपको सर ये समग्र संख्या क्या होती है? समग्र, वो गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है, समग्र नहीं होगा यहाँ, ठीक है, भाज्य होगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या है ना, इंग्लिश में था, इसको हम ट्रांसलेट किए हुए हैं हिंदी में। तो कहीं कहीं पे क्या है ना कि आपका गूगल ट्रांसलेट करेगा तो सीधा सीधी कर देता है ना। हार्ट अगर बोलेंगे कि हार्ट का कार्ड कार्ड वाला क्वेश्चन लेंगे और उसमें हार्ट का क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट दिल ही करेगा हार्ट का, तो है ना। तो वहाँ पर हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। तो ये यहाँ पर भाज्य लिखा हुआ था। तो अब देखिए, एक ऐसा संख्या हम लोग को मिल गया जो कि 15 से भी कट रहा है और इससे भी कटेगा पूरा का पूरा नंबर से, और 1 से कटेगा ही। तो कोई ऐसा नंबर जो 3 संख्या से कटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, अभाज्य, क्या होता है? भाज्य। भाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमेशा आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, और कॉमन दिखेगा तुरंत बोल देना है भाज्य संख्या। नेक्स्ट, P और Q धनात्मक पूर्णांक है, P बराबर A। यहाँ पर भी मिसिंग है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दीजिएगा। P बराबर है दिया हुआ AB² और Q बराबर दिया हुआ है A²B। तो एलसीएम निकालना है PQ का। कितना आएगा एलसीएम?
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। तो मैक्सिमम अगर देखेंगे तो एक में ए, इसमें एक पावर एक है, इसमें दो है, तो मैक्सिमम हो गया ए स्क्वायर। फिर बी में देखेंगे इसमें दो है, इसमें एक है, तो मैक्सिमम हो गया ए बी स्क्वायर। अगर एस सी एफ पूछता तो ए बी हो जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ए पावर एक और बी पावर एक दोनों में कॉमन है, तो एच सी एफ हो जाता ए बी। ठीक है, ये हो गया पहला। हम लोगों को हाँ 60, 84 और 108 से मतलब है। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन होगा वो देख लेंगे फिर हम लोग। एक बार नीचे लिख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ठीक है, एक बार यहाँ भी लिख लें। तो हम लोग के पास था हिंदी, इंग्लिश और मैथ, एक था। फिर 60, 84 और 108, 60, 84, 108। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और सभी को वे एक ही विषय के हो। मतलब कि जितना प्रतिभागी यहाँ आया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट का, उन सबको अलग अलग कमरे में बैठाया जाना है। ठीक है, ढेर सारा कमरा है और उस कमरे में सबको बैठाया जाना है। ठीक है, और शर्त ये है कि इसमें अगर हिंदी वाला होगा तो सब का सब हिंदी ही होगा, इंग्लिश नहीं हो सकता है, ना मैथ आ सकता है। फिर अगर इस कमरे में हम 3 हिंदी बैठा रहे हैं और इस कमरे में जब बैठाएंगे मैथ्स वाले को तो 3 ही मैथ्स वाला बैठाएंगे, या इसमें अगर 4 हिंदी वाला बैठाएंगे तो इसमें भी 4 मैथ्स वाला ही बैठेगा। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है ना, प्रतिभागी का संख्या समान होगा और सब होना भी चाहिए एक ही विषय का, तो अधिकतम संख्या क्या हो सकता है ना। 3 बैठा सकते हैं, 4, एच सी एफ निकाल देंगे बिल्कुल। तो इस केस में हम लोग निकाल देंगे इनका एच सी एफ। तो सबसे पहला काम तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। जैसे 60 को अगर आप तोड़िएगा तो 12 पंचे 60 होता है ना, और 12 को तोड़ लेते हैं, या 6 गुना 10 भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको दिमाग में आए, 6 गुना 10 या जो भी। फिर 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 होगा, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा। इस तरह से आप बिना ये किए हुए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर 84, तो 84 जो है किस टेबल में आता है, 2 पर। 2 पर, तो ठीक है 2 पर तो आता ही है। जैसे 12 गुना 7 होता है, तो 12 का आराम से ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 3, ये हो गया 12 का, और फिर 7। फिर 108 जो है 27 के टेबल में आता है, 27 चौके, या अगर 12 का टेबल याद हो 12 गुना 9 भी होता है 108। तो 12 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 3, और 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3। इस तरह से पहला काम तो ही करना होता है हमेशा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब निकालना क्या था, एच सी एफ की एलसीएम, एच सी एफ निकालना है। तो देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉमन, इस समय तीनों 12 आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 देखो दोनों में, यस सर। फिर 1 3 भी दोनों में दिख रहा है हमको, और 1 2 भी ये दोनों सब में दिख रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें 5 है 7 है 3। तो आंसर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 मतलब कि 12। अगला, आयोजन के दौरान कमरों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। देखिए अभी जो निकला हुआ था, ये निकला कि एक कमरा में, जैसे यहाँ ढेर सारा कमरा था और सब में अलग अलग रह रहा था, तो एक कमरा में पता चला कि 12 प्रतिभागी रहेगा, है ना, 12 प्रतिभागी रहेगा एक कमरा में। तो अब बताना है ऐसा ऐसा कितना कमरा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एच सी एफ नहीं एलसीएम निकलेगा सर, इसमें एलसीएम। एलसीएम ना, और कुछ दिमाग लगाइए क्या निकलेगा। सर एलसीएम निकलेगा इसका। एलसीएम ना, एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम में तो ये वाला होगा ना, कितना कितना प्रतिभागी होगा।
हमको निकालना है कमरा संख्या। अच्छा, एक हिंट देते हैं, जैसे हिंदी वाला था 60, तो इसको कितना कमरा चाहिए? अगर एक रूम में 12 प्रतिभागी रहेगा तो हिंदी वाले कितने रूम में आ जाएंगे? 5। 5 रूम में आ गए, तो 5 कमरा चाहिए इसको। फिर इंग्लिश वाले को कितना चाहिए? इंग्लिश वालों को कितना कमरा चाहिए? क्योंकि हर रूम में तो रह रहा है 12 ही, 7 रहेगा, है ना? क्योंकि इसको इससे डिवाइड डिवाइड दे दिया। और उसी तरह से मैथ्स वाले कितना चाहिए? तो 9 चाहिए। ठीक है, सिंपली क्या करना है, एक तो ये तरीका हो गया, या दूसरा तरीका आप कर सकते थे कि सबको जोड़ के, का 9 आंसर आएगा 108 का। हाँ 9 आएगा, सबको जोड़ के। 108 हाँ। और जो HCF यहाँ जो निकाले थे आप, HCF उससे डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो या तो ये तरीका या ये तरीका, तो किसी में करें आप, आंसर अगर लाइएगा तो इसमें आसानी से पता चल जाएगा कि 7 5 12 और 9 21, 21 कमरा जो है हम लोग को चाहिए, न्यूनतम ये होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर अभी समझ नहीं आया ये। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल और दूसरा देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस पूरे को इरेज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार मेरे पास 3 तरह का मिठाई है। ठीक है, या अलमीरा लेते हैं, या मिठाई ले लेते हैं। ठीक है, 3 तरह का मिठाई है। ठीक है, कुछ गुलाब जामुन है, मान लेते हैं 10 गुलाब जामुन है। और क्या क्या लीजिएगा मिठाई में? बालू। बालूशाही, चलिए मान लेते हैं 12 बालूशाही है। और तीसरा मिठाई बताइए। तीसरा मिठाई नहीं है कोई सा भी? बर्फी। बर्फी, चलिए बर्फी ले लेते हैं। तो तीसरा बर्फी हो गया, ये मान लेते हैं कितना ले लें, 8 ले लेते हैं। 30। नहीं, कम जाने के लिए रहे, जिससे कि हम एग्जाम्पल सही समझा पाए, नंबर बढ़ा नहीं लिए। अब करना क्या है कि इन सब मिठाई को हमको अलग अलग जो है प्लेट में सजाना है। ठीक है, मेरे पास कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, और इन प्लेट में हमको मिठाई सजाना है, और मिठाई इस तरह सजाना है कि जो मेरा गुलाब जामुन है ना, तो अगर एक प्लेट में गुलाब जामुन आएगा तो उस प्लेट में सिर्फ गुलाब जामुन ही रहेगा। अगर इसमें बर्फ़ी आएगा तो इसमें सिर्फ बर्फ़ी ही रहेगा। अगर इसमें बालूशाही आएगा तो सिर्फ बालूशाही रहेगा। मतलब एक प्लेट में एक ही मिठाई कुछ रख सकते हैं। ठीक है, फिर पहला शर्त ये हुआ कि किसी एक प्लेट में एक ही मिठाई आएगा। ठीक है, दूसरा शर्त ये है कि हर प्लेट में नंबर ऑफ जो है स्वीट्स वो सेम होना चाहिए, है ना? कि अगर इसमें 2 या 3 जो भी रखेंगे, अगर 3 गुलाब जामुन इसमें रखे, तो इस वाले में अगर हम बर्फ़ी रख रहे हैं तो इसमें भी 3 बर्फ़ी ही रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बनेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन अब ये बनेगा कि हर प्लेट में कितना कितना मिठाई रखा जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन सब का HCF निकालना होगा, जैसे कि हम लोग ऊपर निकाले थे। ठीक है, तो इनका HCF निकालिए, कितना आएगा? कितना आएगा HCF इसका, निकाल के बताइए।
2, ठीक है। तो HCF इसका आ जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि हर प्लेट में हम 2-2 मिठाई ही रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिठाई इसमें आ गया, है ना। अब जरा, ये 10 मिठाई था, अब इस गुलाब जामुन को हम रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और 2। अब देखिए ये गुलाब जामुन कंप्लीट हो गया, 10 ही था। तो 10 गुलाब जामुन हम रख दिए प्लेट में। उसके बाद अब हम रखेंगे बालूशाही। तो बालूशाही 12 रखना है, उसी तरह से इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितना कवर प्लेट कवर करता है। अभी हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12 प्लेट कवर हो गया इससे। इसके बाद बर्फ़ी है 8, तो 8 बर्फ़ी रखते हैं, ठीक है। तो इसको BB ही रखते हैं, बर्फ़ी, ठीक है। अलग कलर कर देते हैं। तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो ये इस तरह से मेरा पूरा प्लेट भर गया। तो देखिए हर प्लेट में नंबर ऑफ जो मिठाई था वो सेम है, और साथ में सारा प्लेट में सेम मिठाई ही है ना। इसमें कोई दूसरा मिठाई मिक्स भी नहीं किए हैं। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर था कि अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर था, सबको अलग अलग कमरे में बैठाना था, और एक रूम में जो है एक ही सब्जेक्ट वाला रह सकता है, दूसरा सब्जेक्ट वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि नंबर ऑफ प्लेट कितना हुआ सब मिला के। 15 हुआ। तो 15 कैसे आया, सबको डिवाइड करके हम लोग निकाले हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके। यहाँ HCF से इसको डिवाइड करेंगे 10 को, तो 2 पंचे 10। यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 छके 12 होता है, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 चौके 8। तो 6 4 10 5 15 आ गया। तो सेम काम यहाँ पर भी हुआ था। 60 को हम लोग इसका जो HCF आया था उससे डिवाइड किए, फिर 84 को भी 12 से डिवाइड किए थे ना, 12 से डिवाइड किए थे। फिर 84 को भी 12 से डिवाइड किए थे, और 108 को भी 12 से डिवाइड किए थे। और इसके बाद आ गया था 5 + 7 + 9, और आंसर आ गया था 21। अब आया समझ में? ठीक, यहाँ पर भी आप काउंट कीजिएगा तो 15 ही होगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्लेट है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसका LCM निकालना है। तो LCM छोड़ दे, इसको ऊपर निकाले हैं ही। यस सर, छोड़ दो। LCM HCF में यहाँ हम लोग निकाले थे ही, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, पूरा ब्रेक किया हुआ है ऊपर में। यहाँ पर LCM में ले लीजिएगा मैक्सिमम, और HCF में जो कॉमन होगा। इसके बाद है 108 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 108 को भी ऊपर ब्रेक किए थे ही, है ना। यह आया था 27 नमा 12 नमा हुआ था। तो 2 × 2 × 3 और गुना 3 × 3 इतना था। तो 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 था। ये हो गया आपका वास्तविक संख्या का, ठीक है। अब कोई दूसरा चैप्टर का हम लेते हैं, केस स्टडी। सर उसका ले लो, हाइट एंड डिस्टेंस वाली। एक लाइन से जा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब है केस स्टडी, इसका बहुपद का है आपका, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, नीचे दी गई तस्वीर परवलयिक आकृति के प्राकृतिक उदाहरण है, ठीक है। कि अलग अलग जो है हम लोग को जो दिखता है यहाँ पर, इस तरह का आपको शेप दिख रहा होगा, है ना। तो ये परवलयिक आकृति है, इस तरह से ये इधर गया है, या इसका जो यहाँ बन रहा है शैडो, है ना, ये भी परवलयिक है, आप इस तरह से, ठीक। एक द्विघात बहुपद
द्वारा जो है इसको दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ सूचनाएं दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि पुल का जो कलाकृति होता है और जो वास्तुकला होता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एक तो यहाँ पुल का दिया हुआ है एग्जाम्पल, और एक यहाँ पर भी गुफा में दिया हुआ है, देख रहे हैं केव इस शेप में बना हुआ है, या यहाँ पर भी देखिए पुल को इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब है अब सिर्फ क्वेश्चन से इतना देख लिए हैं क्या क्या था, कि सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में यहाँ पर चर्चा होना है, और शेप अगर आएगा तो शेप पता ही आपको कैसा आपको आंसर देना है। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। द्विघात बहुपद के मानक रूप में, ठीक है, मानक रूप क्या होता है याद है सबको? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर के मानक रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर आपका ए बी सी है। ये ए बी सी क्या होता है, कैसा नंबर होता है, ये पूछ रहा है कि सभी वास्तविक संख्या होता है तीनों का तीनों, ठीक है, तीनों वास्तविक संख्या होता है, या तीनों परमेय संख्या होता है, या गैर शून्य मतलब नॉन जीरो है ए आपका नॉन जीरो है, और बी और सी जो है वो वास्तविक संख्या है। क्या लग रहा है क्या होगा? सर वास्तविक संख्या। ए नंबर। अच्छा, उससे पहले आप ये आंसर दीजिए कि जब मानक रूप हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसके लिए एक कंडीशन बताए थे साथ में, और वो क्या कंडीशन था? ए इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ तो वास्तविक संख्या वाला तो फेल कर गया, क्योंकि 0 तो वास्तविक संख्या है, और ए का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो अब कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? ग हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें दिया हुआ है कि ए गैर शून्य है। गैर शून्य का मतलब कि 0 नहीं है, और बी और सी जो है, बी और सी ये कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। बी 0 हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, 4 हो 5 हो कोई सा भी नंबर हो सकता है, बस ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यदि द्विघात बहुपद के मूल बराबर हो तो जो विभेदक नहीं, सो कहते हैं हम लोग विवेचक, जो विवेचक होता है वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, छोटा होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, है ना, जब भी मूल बराबर होगा तो ये हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पूरा करें, अधूरा है ये भी। एक क्या 3 नंबर क्वेश्चन पहले हम पूरा कर लेते हैं, ये अधूरा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि अल्फा और 1/अल्फा जो है वो शून्यक हैं, वो शून्यक हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k के, तो k का मान क्या होगा? सर इसका मान 4 आ जाएगा सर, 4 आएगा। यस सर। देख लेते हैं। तो अगर शून्यक अल्फा और 1/अल्फा होता है तो क्या कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग? क्या करते हैं, शून्यकों का योग लेंगे या शून्यकों का गुणनफल लेंगे? जब व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन होता है, योग लेने से कोई फायदा होगा? ये तो कटेगा ही नहीं, अल्फा प्लस 1/अल्फा। गुणनफल लेंगे, क्योंकि योग में देखिए कट नहीं रहा है, तो गुणनफल लेने से फायदा है। तो एक बार अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो हम लोग जानते हैं कि गुणनफल होता है माइनस c/a होता है ना। तो यहाँ पर करेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा, सी का वैल्यू है 8k, और a के प्लेस पर है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ये आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और अल्फा बच जाएगा 1,
और इधर से भी इसको कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा आपका 4k। तो k का वैल्यू कितना आया? 1/4। 1/4। तो इसको कर लीजिएगा, 1/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और हम चेंज करते हैं कि इक्वेशन अगर दिया होता है ऐसा कि क्वेश्चन ऐसा बना दें हम 2x स्क्वायर माइनस 6px प्लस 8 और इसका शून्यक जो है अल्फा और माइनस अल्फा है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा मान पी का? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लेगा, बहुत अच्छा। होगा क्या पी का मान, ये बताइए? आंसर क्या होगा पी का वो बताना है। 0 आ जाएगा। चलिए नहीं। बना, क्या आएगा? हाँ सर, 0। 0 आएगा, देख लेते हैं। तो अल्फा इसमें लेंगे हम लोग शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा होगा, ये होता है -b/a। तो b के प्लेस पर है 6p, तो -6p/a। a के प्लेस पर है 2, तो ये हो गया 0। इधर हो गया आपका 6p/2, ये उधर जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा 6p, और ये भी नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आंसर, ये हो जाएगा p का वैल्यू 0। तो एग्जाम में देख लेना है इस क्वेश्चन को, आपको एग्जाम में अल्फा और माइनस अल्फा वाला क्वेश्चन एग्जाम में योगात्मक प्रतिलोम लिख के आ सकता है। प्रतिलोम और अल्फा और 1/अल्फा वाला जो क्वेश्चन था ये व्युत्क्रम लिख के आ सकता है, व्युत्क्रम है ना, या गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 1, ये x² लिखा हुआ है, x² + 1 का ग्राफ क्या होगा? x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा, या x अक्ष को 1 बिंदु पर काटेगा, या ना तो स्पर्श करेगा ना ही प्रतिच्छेद, है ना तो छुएगा और ना ही काटेगा। क्या लगता है? सर बी। बी। सर बी आएगा, तो बी। चलिए पहले हम जब तक क्लियर कर ले इसको पूरे को। कैसे पता चलता है कोई भी चीज कि ग्राफ को कट करेगा या टच करेगा, कैसे पता करते हैं? ये पहले पता है कि कैसे पता करते हैं कि ग्राफ को टच करेगा या कट करेगा कोई भी द्विघात समीकरण? देखिए क्या होता है, आपके पास जो भी द्विघात समीकरण दिया हो रहेगा, जैसे यहाँ गिवन है x² + 1 = 0, तो आपको क्या निकालना है? d निकाल लेना है, मतलब कि विवेचक। ठीक है, और d का जो विवेचक है इस पर डिपेंड करेगा कि वो छुएगा या नहीं। जैसे कि अगर d का मान 0 आ जाता है तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, एकदम छू के गुजरेगा, निकलेगा। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो ग्राफ क्या होगा, इसको 2 पॉइंट पर कट करके जाएगा। और अगर d का मान 0 से छोटा आता है तो ग्राफ आप उसको छुएगा नहीं, हवा हवा में निकलेगा, है ना, ऊपर से निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता है x पे काटेगा, या यहाँ से भी, मतलब कहीं से भी निकलेगा, लेकिन x को टच नहीं करेगा, है ना। इस वाले में d अगर 0 से बड़ा था तो इस वाले में 2 पॉइंट पर कट किया, है ना। और जब d का मान 0 के बराबर आया तो 1 पॉइंट पर टच करके निकला, और इसमें क्या हुआ कि x एक्सिस को टच ही नहीं किया। ठीक है, तो डिपेंड करेगा d का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से जब d का वैल्यू निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac।
तो इसमें बी तो है ही नहीं, ए का वैल्यू है 1, बी है ही नहीं और सी का वैल्यू है 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का है यहाँ पर 1 और सी का वैल्यू है 1, तो ये आ गया -4। तो निगेटिव में आया मतलब 0 से छोटा है और डी का वैल्यू अगर छोटा है तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा ए बी सी डी में, कॉ में। सर सी। सी, ना तो स्पर्श करता है ना ही प्रतिच्छेद करता है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका ना स्पर्श करता है ना प्रतिच्छेद करता है। समझ में आ गया सबको? अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि ये कंप्लीट लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर दें हम। दिया हुआ है यदि शून्यकों का योग यदि शून्यकों का योग -p है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल -1/p है, तो बताना है आपको क्या होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? सर सी होगा। सी, ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं, ऑप्शन तो सारा अधूरा है, सी कैसे बोल दिए? सर इसमें अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -p रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू -1/p रखेंगे, फिर उसके बाद अल्फा का मान निकालकर ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे। इसमें जो आंसर आएगा मतलब ये जैसे आपका इस वाले में बस पुट कर देना द्विघात। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को अगर पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस यही चीज़ में यहाँ पुट कर दे रहा है, ऑप्शन में यही चीज़ लिखा हुआ था, इसमें तो मिट गया है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये निगेटिव में आ जाएगा 1/p। अच्छा, यहाँ इस पूरे में k से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है ना, कि कोई सा भी नंबर इसका जो होगा उसका भी सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है k सब के आगे, और बीच का आया नहीं है ट्रांसलेट में। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है लास्ट करेंगे क्लास को आज। सेकेंड है, इसमें जो है तरह तरह का आसन आपको दिखाया गया है ना, अलग अलग प्रकार का, त्रिकोणासन, अर्धमुकोणासन, ठीक है, और भी है, और ये कौन सा है, ये है अधोमुखा सवाना, है ना। चलिए जो भी है, सर पहले का डी है परवल। हाँ ये तो डी है ही, तो वही चीज़ दिया हुआ है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि आकार क्या है, तो आप सबका सही है कि इन सब का आकार हम लोग देखेंगे तो इस शेप का है ना, इसमें बना हुआ है, तो ये हो गया आपका परवलय होता है ना, चाहे इस शेप का हो या इस शेप का हो, दोनों केस में परवलय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, परवलय का ग्राफ ऊपर की ओर खिलता है अगर, है ना, आपके पास कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है ax² px + c = 0, तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलता है, मतलब इस तरह से होगा, है ना। दो तरह ग्राफ भी पता है, एक ऊपर की ओर खुल रहा है, एक नीचे की ओर खुल रहा है। तो इस तरह के केस में ए का मान, ये जो ए है
है ना। ऑप्शन दिया हुआ ए जो है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से छोटा होता है, 0 के बराबर होता है, क्या होता है? 0 0। है ना, ये वाला केस पूछ रहा है आपके अभी। नीचे नीचे का ए का वैल्यू क्या होगा? जीरो से बड़ा, 0 से छोटा या 0 के बराबर? सर 0। 0। देखिए बता देते हैं, अगर आपका ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहा है तो इसका मतलब जो है ना, ए का वैल्यू 0 से बड़ा है। ऊपर की ओर खुलने का मतलब कैसा भी हो सकता है ग्राफ। ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, ग्राफ यहाँ भी आ सकता है, ग्राफ छू के भी निकल सकता है। लेकिन हर केस में आप देखिएगा ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ है, यू शेप का है ना। तो इन सब केस में ए का वैल्यू 0 से बड़ा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा था कि ग्राफ नीचे की ओर खुलना चाहिए, इसका मतलब ये वाला केस। तो ग्राफ जब नीचे की ओर खुलता है तो ए का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी या सी? सी। ये हो जाएगा, ए का मान 0 से छोटा। इसमें भी किसी तरह ग्राफ आ सकता है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो या ऊपर से इस तरह गया हो। हर बार क्या हुआ कि नीचे की ओर खुल रहा है। तो अभी हम लोग दो तरह ग्राफ सीखे, है ना। ग्राफ में हम लोग दो तरह का चीज़ सीखे कि पहला, कि अगर ग्राफ ए का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, छोटा होगा तो नीचे की ओर खुलेगा। फिर डी का वैल्यू पर भी अभी हम लोग देखे थे कि अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो टच करके जाएगा, है ना। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो 2 पर कट करेगा, और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो कहीं कट नहीं करेगा। तो ये दो तरह ग्राफ था। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, इस ग्राफ में बताना है ऐसा कितना शून्यक है? सर 2 है इसका, 2 है, तीसरे का 2। 2 है, बहुत अच्छा। तो एक तो यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसका शून्यक हो गया 2। ठीक है, और चौथे का बी है, चौथे का बी है। चौथे का क्या है? बी? बी। डी? बी क्या क्या? -2 और 4। -2 और 4 आएगा। तो एक शून्य यहाँ मिला हुआ है -2 पर, है ना, और एक मिला हुआ है 4 पर। एक यहाँ कट किया हुआ है जो कि -2 है, एक यहाँ कट किया हुआ है जो कि 4 है। तो शून्य हो गया -2 और 4। तो बी सही था। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि यही ग्राफ में कि डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, बताइए। सर 0 से बड़ा होगा, डी से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल सही। 2 पॉइंट पर कट करके जा रहा है तो आंसर होता कि 0 से बड़ा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन में, इसी ग्राफ के लिए अगर क्वेश्चन आता कि ये किसी बहुपद ax² + bx + c = 0 का जो है ग्राफ है, तो बताइए जरा कि a का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा? बड़ा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की ओर खुल रहा है। तो जो ग्राफ ऊपर की ओर खुलता है उसके लिए आंसर होता है 0 से बड़ा। चलिए लीजिए, तो पूरा कटा हुआ है, इसको पहले लिख दें हम। ये इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि आपको 0 फाइंड आउट करना है। इक्वेशन है 4√3x² + 5x - 2√3। ठीक है, इसका 0 क्या होगा ये बताना है, शून्य बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सारा मिटा हुआ है, खुद से निकाल के बताइए क्या होगा। टाइम दिए 2 मिनट। एग्जाम में केस स्टडी पता ही है क्या आएगा कि 4 केस स्टडी जो आपका रहेगा उसमें 4 या 3 क्वेश्चन है जनरली, है ना, 1-1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। इस तरह से आपका जो केस स्टडी आएगा।
टेस्ट कौन कौन दिया है, कितने लोग अभी तक दे दिए हैं टेस्ट? अभी तक 23 लोग जो है टेस्ट दे चुके हैं और इसमें से आया है सबका अलग अलग 12 लोग पूरा पूरा कंप्लीट किए हैं और तुषार का है 20 में से 20, ईशान अहमद 20। या ये रैंक है या क्या है, रैंक देख लें। रैंक वाइज मैक्सिमम लोगों का सही हुआ है। अच्छा, समीर का 20 सही है, 20 सॉरी 20 में 18 सही है। तुषार का सारा गलत लगता है। जल्दी बताओ, 2 मिनट हो चुका। अमित का है रैंक 1 पर, आजम है रैंक 2 पर। हाँ, सारा क्वेश्चन सही है तुम्हारा अमित। आजम का एक गलत है मात्र। 3/4 कोमा -2/√3 4√3 कोमा 4 -2 √3 √3। चलिए देखते हैं क्या आएगा नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको निकालेंगे, कौन सा विधि सबसे आसान होगा इसके लिए? सर b² - 4ac। ठीक है, पहले डी निकाल लेते हैं। b² - 4ac, तो ये आ जाएगा आपका b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 गुना इतना और गुना इतना, तो 4 गुना 2, 4 चुके 16, तो नहीं 32 और गुना 3 होगा 96। 32 या 96, तो ये निगेटिव में आ जाएगा ये तो। नहीं सर, प्लस में आएगा क्योंकि अच्छा, -2 एक माइनस भी √3 था। हाँ, एक माइनस भी था, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। 6 5 11, 9 2 11 1 12, तो ये हो गया डी का वैल्यू, है ना। ये तो 11 का स्क्वायर है ही। अब एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस माइनस √d/2a, तो -b के जगह पर आ गया 5 प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू था 121, तो √d का वैल्यू हो गया 11 अपॉन में 2a, तो 2 गुना a के प्लेस पर ये आएगा 4 दूनी 8 √3। देयरफॉर x बराबर, एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को माइनस कर लेंगे, -11/8√3। यहाँ कितना आ जाएगा 6। हाँ सर, 6/8√3 और यहाँ तो माइनस में आ जाएगा 16। 8√3, तो ये हो गया आपका 2 से कट गया और ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, यहाँ तो 8 से कट जाएगा 2 बार में, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया ये भी √3 आप रेशनलाइज कर सकते हैं, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन में 4, और इसमें 2 अपॉन √3 है ना, या तो 2 अपॉन में √3 लिख लीजिए, या इसको आप 2√3/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख ले क्या था, इसमें तो पूरा इरेज किया हुआ है। पता नहीं ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या। -2/√3, तो एक -2/√3 आया हुआ है या माइनस साइन के साथ, और एक ऑप्शन है √3/4, √3/4, हाँ ठीक,
तो ये वाला है आपके ऑप्शन में था, ठीक है, √3/4 और -2/√3। तो आप लोग, आपको क्या आया था 3/4, अच्छा यही आया था, ठीक, सही आया था आंसर। बस इस वाले को रेशनलाइज करना था, है ना, तो सही आया था। कौन बनाया था ये? सर मैं कौन, अमित? अमित अमित। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन सिर्फ आपको हम दिखा देते हैं, ये आप लोग अपना घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, फिर अगले क्लास में होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें से एक आंसर तो आपको पता ही होगा। ये पहला पन्ना हो गया, ये हो गया दूसरा पन्ना, और ऊपर एक ग्राफ के आधार पर आपको बताना है इसका आंसर। और ये पांचवा जो है ये मिट गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा, बहुपद का बीजीय व्यंजक क्या होगा, ठीक है, मतलब बीजीय व्यंजक आपको निकालना पड़ेगा। और ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ये जो पांचवा नंबर है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 शून्यक है, तो 3 शून्यक वाला वहाँ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 3 शून्यक है, क्योंकि ग्राफ देख के हम बता रहे हैं, लेकिन 3 शून्यक का फॉर्मेशन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, ये हट गया। तो ये 4 क्वेश्चन बस बना लेना है आपको, ठीक है।